क्वेश्चन में पूछ लेना। आज जो हमारा टॉपिक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। तो पीछे वाले लेक्चर्स जो है ना, कल हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो उसका वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर दिया था। और उसके बाद उसके साथ एसोसिएट जो टर्म्स थी, मैग्नेट्रॉन, बोहरस मैग्नेट्रॉन या गैरो मैग्नेटिक रेशो, वो क्या होते हैं, तो उनको भी हमने देख लिया है। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिलेगी, तो आप वहां से देख लेना। और अब जो ये वाली टर्म्स है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म, यहां पे हम इन टर्म्स को डिस्कस क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि हर एक टर्म के साथ मैग्नेट लगेगा, हर एक टर्म के साथ क्या लगेगा, मैग्नेट। इसलिए आपको इन टर्म्स को समझना है कि मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, या मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो ये वाली सारी ऐसी, इसी तरह मैग्नेटिक सब्सप्टिबिलिटी क्या है, यानी हर एक टर्म के साथ मैग्नेट लगेगा। इसीलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं। अब जो है ना, पहले हम इन टर्म्स में हम पहली टर्म जो लेते हैं, या इससे पहले कि पहली टर्म को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड एच। बी एंड एच, बी एंड एच, या ऐसा नहीं है बी बी है और एच एच है, नहीं। बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में, यानी जब हम मैग्नेटिज्म और मैटर को डिस्कस करते हैं तो वहां पे बी क्या है और एच क्या है। अब जो ये बी है ना, आप समझ लेना कि बी जो है, बी को हम कहते हैं दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जहां पे भी आप लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वहां उसको हम डिनोट करते हैं किससे, बी से। जहां पे आप लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, उसको भी हम डिनोट करते हैं किससे, बी से। और आपको याद रखना है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, इसका यूनिट जो है दैट इज टेस्ला। दैट इज टेस्ला, या टेस्ला को ही हम कहते हैं वेबर पर मीटर। अब इसके बाद जो है ना, दूसरी टर्म जो है एच। एच क्या है, एच को हम कहते हैं दिस इज मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और जो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, इसका यूनिट है एम्पियर पर मीटर। एम्पियर मीटर स्क्वायर नहीं, बल्कि एम्पियर पर मीटर। एम्पियर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट था, दैट वाज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो पहली टर्म जो है यहां पे हमने ली है बी। बी क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम देख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है। और एच क्या है, एच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट है टेस्ला और वेबर पर मीटर, और इसका यूनिट जो है दैट इज एम्पियर पर मीटर। ये हाँ, एम्पियर पर मीटर। अब देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, इसको आप समझना। अगर हम इन दोनों टर्म्स को डिस्कस करेंगे, अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूं, तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहां पे एक फील्ड लिया है, यहां पे मैंने एक एरिया लिया है, ये मान लो ये एक एरिया मैंने लिया है। अब जो ये एरिया है ना, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो किसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हमने देखा, आइदर इट इज द बार मैग्नेट या नेचुरल मैग्नेट, या हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मीन्स कि एक करंट कैरिंग लूप एक्ट कर सकता है क्या, मैग्नेटिक ये एक्ट कर सकता है एज ए मैग्नेट। और इसी तरह कि जहां पे भी एक सॉलिनाइड जो होता है, सॉलिनाइड भी एक्ट कर सकता है क्या, एज ए बार मैग्नेट। चाहे हमारे पास अब करंट लूप है या सॉलिनाइड है या हमारे पास बार मैग्नेट है, और जो भी हमारे पास है उसकी वजह से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड दो काम कर सकता है। क्या कर सकता है, दो काम कर सकता है। एक काम ये कर सकता है कि ये फोर्स लगाता है, यानी इट एक्सर्ट्स द फोर्स। अब किस पे ये फोर्स लगाएगा, चार्ज पे नहीं लगाएगा, बल्कि इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द, आइदर ऑन द मूविंग चार्ज, या इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द पोल्स। मैग्नेट के पोल्स पे ये क्या लगा सकता है, फोर्स। एंड नंबर सेकंड, कि जो ये दूसरा काम कर सकता है कि इट कैन मैग्नेटाइज द सबस्टेंस, इट कैन मैग्नेटाइज द सबस्टेंस। यानी कि अगर मैंने इसके साइड में, कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैंने यहां पे ये मैग्नेट लिया है, मान लो इमेजिन कर दो कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है, अगर ये मेरे पास एक मैग्नेट है, तो अगर मैंने इस मैग्नेट के साइड में यहां पे एक छोटा सा मैग्नेट ही लिया,
या मैग्नेट का एक पोल लिया है, ये अगर नॉर्थ है, यहां पे मैंने इसके साइड में साउथ लिया है, तो नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट, मीन्स कि ये इस पे फोर्स लगाएगा और इसको अपनी तरफ खींचेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ना, ये वाला मैग्नेट, अगर ये नॉर्थ है, इसके साइड में भी मैंने नॉर्थ रखा है, नॉर्थ पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और इसको रिपेल करेगा। मीन्स कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो है, ये अपनी फील्ड की वजह से दो काम कर सकता है। एक काम ये कर सकता है, इट कैन एक्सर्ट द फोर्स ऑन द अनदर पोल, एंड नंबर सेकंड जो एक काम कर सकता है, इट कैन मैग्नेटाइज द सबस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये मेरे पास मैग्नेट है और मैंने इसके साइड में लिया है आयरन, जिनको हम नाम ही देते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, अगर मैंने इसके साइड में रखा है आयरन, कोबाल्ट, स्टील, तो जब मैं इनके साइड में, इसके साइड में उनको रखता हूं ना, तो मैं देखता हूं कि अट्रैक्ट तो वो होते हैं, एंड नंबर सेकंड कि उनके पास भी एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो भी दूसरे मटेरियल उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो मैं कहूंगा ना कि ये जो ये वाला मैग्नेट है, इस मैग्नेट ने दूसरे सबस्टेंस को क्या कर दिया है, मैग्नेटाइज कर दिया है। क्या कर दिया है, मैग्नेटाइज कर दिया है। तो ये दो काम कर सकता है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड, ये दो काम कर सकता है, या मैग्नेटिक फोर्स जो है ना, ये दो, या मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ये दो काम कर सकता है। या वो कर सकता है कि क्या कर सकता है, नंबर फर्स्ट, इट कैन एक्सर्ट द फोर्स, इट कैन एक्सर्ट द फोर्स, कि वो फोर्स लगा सकता है। किस पे फोर्स लगाएगा, कि वो पोल्स पे फोर्स लगाएगा। एंड नंबर सेकंड जो है ना, इट कैन मैग्नेटाइज द सबस्टेंस, मैग्नेटाइज द सबस्टेंस, मैग्नेटाइज द सबस्टेंस। तो हमने देखा कि ये जो फील्ड होता है, ये फील्ड दो काम कर सकता है। अब ये फील्ड एक काम कर सकता है कि इट कैन एक्सर्ट द फोर्स, कि किसी दूसरे पोल पे फोर्स लगा सकता है, इधर वो उससे वो अट्रैक्ट हो जाएगा, या वो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। या ये दूसरा काम कर सकता है कि इट कैन मैग्नेटाइज द फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, कि जो हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, निकल लाइक मटेरियल्स हैं जो हमारे पास है, उनको ये क्या कर सकता है, उनको ये मैग्नेटाइज कर सकता है। अब देखो, अब मैंने यहां पे ये मान लो कि ये मैंने एक फील्ड लिया है, ये मैंने एक फील्ड लिया है। अब इस फील्ड में मैंने यहां पे एक पोल को रखा है, यहां पे मान लो, यहां पे मैंने एक पोल को रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ साउथ यहां पे, यहां से ये मैग्नेट मैंने लिया है, इसका नॉर्थ यहां पे, साउथ यहां पे, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइनें ऐसे जाएंगी। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या रखा है, एक पोल को रखा है, या मैंने एक दूसरे मैग्नेट को रखा है जो स्मॉल, छोटा सा मैग्नेट है। अब मैं देखता हूं कि ये जो ये मैग्नेट है, यानी ये जो ये फील्ड है, यानी इस मैग्नेट का, नॉर्थ साउथ मैग्नेट का जो ये फील्ड है, इस फील्ड की वजह से इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब कितनी ताकत इसके पास है, यानी इस फील्ड के पास कितनी ताकत है, या कितनी ताकत से वो इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। यानी हम ऐसा कहेंगे कि हाउ मच इज द एबिलिटी ऑफ दिस मैग्नेट टू एक्सर्ट द फोर्स ऑन द पोल्स। यानी अगर मैंने यहां पे ये पोल लिया है, फॉर एग्जांपल ये मान लो, ये मैंने एक पोल लिया है, एक मैग्नेट का पोल मैंने लिया है, यहां पे नॉर्थ साउथ है, मीन्स यहां से इसने फील्ड बना दिया है। अब इस फील्ड के पास कितनी ताकत है टू एक्सर्ट द फोर्स ऑन दिस पोल। तो जहां पे हम फोर्स की बात करेंगे ना, आप समझ लेना कि वहां पे हम बी का कॉन्सेप्ट लेते हैं, वहां पे हम क्या लेते हैं, बी का कॉन्सेप्ट। यानी जहां पे भी आपको फोर्स लेना है कि कितना फोर्स लगाया है इस मैग्नेट ने, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया है, तो हम वहां पे क्या टर्म लेंगे, बी हम वहां पे यूज करते हैं। यानी जिस तरह हम कहते हैं कि बायो-सावर्ट्स लॉ में भी हमने लिया है बी, वहां पे भी हम देखते हैं कितना फोर्स लगा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा। अब किस पे कितना फोर्स लगेगा, किसी दूसरे पोल पे कितना फोर्स लगेगा। जब मैंने उसको इसके फील्ड में रखा था, तो वहां पे जो ये फोर्स कितना लगा है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। ये समझ में आ गया। अब जहां पे भी आपको बी दिखेगा, तो बी से अब आप क्या समझेंगे, बी से अब आप ये समझ लेना कि जब हमने उस मैग्नेट के फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने किसी चीज को रखा है, तो उस पर कितना फोर्स लगा। तो हम ऐसा कहेंगे, इट इज द हाउ मच इज द एबिलिटी ऑफ दिस मैग्नेट टू एक्सर्ट द फोर्स ऑन द पोल्स, टू एक्सर्ट द फोर्स ऑन द पोल्स। तो जहां पे हम फोर्स लेते हैं, तो वहां पे हम टर्म यूज क्या कर देंगे, वहां पे हम टर्म यूज कर देंगे बी। अब अगर फोर्स ज्यादा लगा, अब आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर फोर्स ज्यादा लगा, तो मान लो कि मैंने अब यहां पे एक पॉइंट लिया है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी और यहां पे मैंने पॉइंट क्यू लिया है। फॉर एग्जांपल ये मैंने देखा कि ये दो पॉइंट्स मैंने लिए, एक पॉइंट पी मैंने लिया है और पॉइंट क्यू मैंने लिया है। मैंने देखा
कि इस पॉइंट P पे जब मैंने फोर्स कैलकुलेट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल कि मैंने पॉइंट P पे फोर्स कैलकुलेट कर दिया, तो उस फोर्स का वैल्यू मुझे आ गया है 10 न्यूटन। अब पॉइंट क्यों भी मैंने फोर्स देखा है, जब मैंने पॉइंट क्यों पे भी फोर्स कैलकुलेट कर दिया है, तो फॉर एग्जांपल वो आ गया है कितना, 5 न्यूटन। तो मैं कहूंगा ना कि अगर फोर्स यहां पे ज्यादा है यहां पे कम है, इसका मतलब है ना यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा, मींस यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहां पे क्या है, ज्यादा, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू क्या है, कम। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग, वहां पे फील्ड स्ट्रांग होगा, और वहां पे फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो जहां पे आप फोर्स लेते हैं तो वहां पे हम कौन सी टर्म उसके साथ लेते हैं, वहां पे हम उसके साथ लेते हैं बी टर्म। समझ में आ गया? आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद हम लेते हैं एच। एच क्या होता है, एच, ये वाली जो एच टर्म है, ये एच टर्म हम कहां पे यूज करते हैं, तो हमने देखा कि फील्ड वाली टर्म में हम जहां पे हम फोर्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं, जहां पे हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, वहां पे हम बी लेते हैं। अब देखना है हमें कि वहां एच हम कहां पे यूज कर सकते हैं। अब देखो, यही मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने किसी सबस्टेंस को रखा, तो जब मैंने इसी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने सबस्टेंस को रखा, तो मैंने देखा कि वो सबस्टेंस जो है ना, वो सबस्टेंस हो गया है मैग्नेटाइज, वो सबस्टेंस क्या हो गया, मैग्नेटाइज। अब कितनी एबिलिटी या कितनी कैपेबिलिटी है इस फील्ड को, इस सबस्टेंस को क्या करने की, मैग्नेटाइज करने की, मैग्नेट बनाने की, यानी कितनी कैपेबिलिटी है इस फील्ड को, अब फोर्स नहीं लगाना है, अब कितनी कैपेबिलिटी है इस फील्ड को, इस सबस्टेंस को जो मैंने इसके अंदर रखा है उसको मैग्नेट बनाने की। समझ में आ रहा है? तो जहां पे हमने फोर्स लिया था वहां पे हमने क्या लिया था, बी। अब बी के बाद हम क्या लेते हैं, एच। एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यानी कितनी कैपेबिलिटी है या कितनी एबिलिटी है इस फील्ड के पास, यानी जो मैंने यहां से फील्ड लगा दिया है उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है कि वो इस अंदर वाले सबस्टेंस को क्या करे, मैग्नेटाइज करे। मैग्नेटाइज करने का मतलब क्या है कि वो उसको मैग्नेट बनाए। अगर उसके पास कम कैपेबिलिटी है इसको मैग्नेटाइज करने की, तो हम कहेंगे ना कि उसके पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम। समझ में आ रहा है ना? तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने यहां पे मैंने यहां पे एक नॉर्थ पोल लिया, दूसरा साउथ पोल लिया है, तो नॉर्थ से साउथ तक क्या गया है, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड अब यहां पे है। अब यहां पे मैंने दूसरा लिया है, यहां पे मैंने दूसरा लिया है, यहां पे भी नॉर्थ और साउथ मैंने लिया है, तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड दोनों जगह है। अब मैं फोर्स को नहीं ले रहा, अगर मैंने फोर्स को नहीं लिया मींस मुझे बी को नहीं लेना, अब मैं ले रहा हूं कि एच को मुझे लेना है, एच क्या है। अब मैंने इस वाले फील्ड में भी इसको रखा, जब मैंने इसको रखा तो मैंने देखा कि ये 10% या 20% ये हो गया है मैग्नेटाइज, मींस कि ये 20% मैग्नेट बन गया। अगर ये 20% मैग्नेट बन गया, अब मैंने इसको इसमें रखा है, तो मैंने जब इसमें रखा है, फील्ड में ही रखा है, अब फोर्स को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं देख रहा हूं कि इसके पास, इस फील्ड के पास अब कितनी ताकत है, कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है इसके पास कि ये इस सबस्टेंस को क्या करे, मैग्नेटाइज। मैंने देखा कि इसके पास अब मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेट ज्यादा बन गया है, मींस ये 30% बन गया है। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड ही था, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, इसने भी मैग्नेटाइज कर दिया, इसने भी मैग्नेटाइज कर दिया। अब किसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो मैं कहूंगा ना इसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है। अब अगर इसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है, दोनों ने मैग्नेटाइज किया, इसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसके पास कम है, तो मैं कहूंगा ना इसका एच का वैल्यू कम है, इसके एच का वैल्यू क्या है, ज्यादा। ये समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे ऐसे कि the strength of the magnetic field to magnetize the substance, या the capability of the magnetic field to magnetize the substance। तो जहां पे हम मैग्नेटाइजेशन लेते हैं तो वहां पे हम टर्म यूज क्या कर देंगे, H। आई होप कि आपको B और H का फर्क दिख गया होगा। अब मुझे बता, अगर H का वैल्यू कहीं पे भी ज्यादा है तो इसका मतलब है ना कि मैग्नेटाइजेशन क्या है वहां पे, ज्यादा। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि वो वाला सबस्टेंस जो हमने उसके अंदर रखा है वो ज्यादा मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा, ज्यादा मैग्नेट बनेगा। अगर H का वैल्यू कम है तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटाइजेशन का जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है उसका वैल्यू भी कम होगा, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है या तो H का वैल्यू कम है तो इसका वैल्यू भी कम है। अगर इसका वैल्यू कम है तो इसका मतलब ही है ना कि वो वाला सबस्टेंस जो हमने उसके अंदर रखा है वो ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो जाएगा।
ये समझ में आ रहा है। तो बी का हम कहां पे अब कंसेप्ट लेते हैं, तो बी को हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, और एच को हम कहां पे यूज करेंगे, एच को हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमको देखना है कि कितना मैग्नेटाइज सबस्टेंस हो गया है। ये समझ में आ गया। अब इस बी और एच के बीच में भी एक रिलेशन क्या है, दैट रिलेशन इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। अब म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को हम जानते हैं दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू भी हमको मालूम है दैट इज 4×10⁻⁻⁷। तो बी म्यू नॉट जो है दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एच क्या है, अब एच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखो, मान लो कि मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर अब फील्ड बनाएगा, मीन्स कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरे सबस्टेंस को रखूं और मैं उसमें फोर्स कैलकुलेट करूं, मीन्स मुझे वहां पे बी लेना है, और अगर मैं वहां पे फोर्स के बजाय ये देखूं कि ये कितना मैग्नेटाइज हो गया है, तो मीन्स कि मैं वहां पे क्या लिख सकता हूं, एच लिख सकता हूं। अब मैंने देखा कि ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैंने यहां पे एक सबस्टेंस को रखा। जब मैंने यहां पे एक सबस्टेंस को रखा, बिल्कुल इसके पास में मैंने रखा, और मैंने देखा कि ये वाला जो सबस्टेंस है ये कितना मैग्नेटाइज हो गया। समझने की कोशिश करना कि ये मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना, इसके साइड में बिल्कुल इसके पास में मैंने यहां पे एक सबस्टेंस रखा, और मैंने देखा कि ये कितना मैग्नेटाइज हो गया है। और जब मैंने इसकी मैग्नेटाइजेशन को देखा, मैंने देखा कि ये मैग्नेटाइज, इसका वैल्यू कुछ आया होगा, यानी ये ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ होगा कंपेयर कि जब मैंने इसको यहां पे रखा। यानी जब मैंने इस वाली डिस्टेंस पे इसको रखा और यहां पे रखा, मैंने देखा कि जब मैंने इसको इसके क्लोज रखा तो ये वाला सबस्टेंस जो है ना, ये मैग्नेटाइज ज्यादा हो गया। अब ये मैग्नेटाइज ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि अगर आपको याद हो बायो-सावर्ट्स लॉ में जो रिलेशन है, B = म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 आइडियल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, मींस कि जब r बढ़ जाता है तो फील्ड की इंटेंसिटी वहां पे क्या होती है, कम होती है, मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कम होता है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम, यहां पे r का वैल्यू कम, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मैंने देखा कि ये वाला सबस्टेंस अगर मैग्नेटाइज ज्यादा हो गया है, मीन्स कि यहां पे फील्ड भी ज्यादा था और ये मैग्नेटाइज भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब मैंने इसको थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा दूर लिया, जब मैंने यहां पे लिया है तो मैंने देखा कि ये जो मैग्नेटाइजेशन इसमें हो गई वो कम हो गई है, मीन्स कि फील्ड भी कम हुआ होगा। अब ये कम क्यों हुआ है, क्योंकि इनके बीच में अब यहां पे एयर आ गया, या इनके बीच में मीडियम आ गया, या इनके बीच में अब फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस ने ये जो मैग्नेटाइजेशन इसको करना है, उस वाले पावर को इसने कम कर दिया है। ये समझ में आ रहा है। देखो, जब मैंने यहां पे इस वाले पॉइंट पे जब मैंने एक सबस्टेंस को रखा, तो मैंने देखा कि मैं देखूं कि ये कितना मैग्नेटाइज हो जाएगा जब मैंने यहां से करंट को पास कर दिया बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। या अगर मैं इसके साइड में एक बार मैग्नेट को रखूंगा, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये बार मैग्नेट मैंने रखा है, तो बार मैग्नेट के साइड में जब मैंने यहां पे इसको रखा एट ए डिस्टेंस ऑफ द r, मैंने देखा कि ये वाला सबस्टेंस मैग्नेटाइज हो गया। अब उसके बाद इसी सबस्टेंस को मैंने यहां पे भी रखा, इसके बिल्कुल पास में रखा, यहां पे मैंने रखा, तो अगर जब मैंने यहां पे रखा तो मैंने देखा कि ये सबस्टेंस फिर मैग्नेटाइज हो गया, मगर यहां पे जो इतनी मैग्नेटाइजेशन हो गई थी वो कम थी कंपेयर टू दिस मैग्नेटाइजेशन। तो अगर यहां पे ये ज्यादा हो गया, यहां पे ये कम हो गया, तो ये कम क्यों हो गया, ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे इन दो के बीच में क्या आ गया है, एयर आ गया है, फ्री स्पेस आ गई, या कभी मीडियम भी आ सकता है। तो हमने कहा कि जहां पे फील्ड ज्यादा होगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब हम मैग्नेट के पास उसको रखते हैं, जब उनके बीच में कुछ नहीं होगा तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो सकती है, ज्यादा। और जब हमने उनको दूर कर दिया, बीच में जब फ्री स्पेस आ गई या मीडियम आ गया है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो गई, कम। अब कितने टाइम्स वो कम हो गई है, तो आंसर है वो मीडियम के परमिएबिलिटी टाइम्स कम हो गई है। तो जहां पे बी ज्यादा होगा वहां पे मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी, अब अगर मैग्नेटाइजेशन को कम करेगा कौन करेगा, जब उनके बीच में क्या आ जाएगा, जब उनके बीच में म्यू नॉट या म्यू एम आ जाएगा। म्यू नॉट या म्यू एम क्या है, दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर मैग्नेटाइजेशन कम हुई, कितने टाइम्स कम हुई है, तो आंसर है कि वो म्यू नॉट टाइम्स कम हो गई है, या म्यू एम टाइम्स कम हो गई है, वेयर म्यू एम इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस।
समझ में आ रहा है? तो B किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू एच। मीन्स कि मैग्नेटाइजेशन अगर कम होगी है, कितनी कम होगी है? दैट इज म्यू नॉट टाइम्स। अब अगर हम सॉलिनाइड को लेते हैं तो सॉलिनाइड जब हमने लिया है, सॉलिनाइड में जब हमने बी को कैलकुलेट कर दिया तो हमने वहां पे कहा था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। तो सॉलिनाइड में हम यही चीज लेते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूंगा तो मैं कहूंगा ना कि जो एच है, एच किसके बराबर होता है? अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूंगा म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एन आई, तो मैं कहूंगा ना यहां से एच इज इक्वल टू एन इंटू आई, एच इज इक्वल टू एन इंटू आई। तो एच क्या है? अब एच है ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो दैट उसका वैल्यू किसके बराबर आ गया? उसका वैल्यू आ गया है एन इंटू आई के बराबर। तो अगर मैं अब एन इज द नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा तो वहां पे मैग्नेटाइजेशन क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। एंड नंबर सेकंड, क्या अगर मैं करंट को इंक्रीज कर दूं, जब मैंने करंट को इंक्रीज कर दिया तो एच का वैल्यू भी क्या हो सकता है? इंक्रीज। अब अगर मैंने आई को इंक्रीज कर दिया, एन को इंक्रीज कर दिया, तो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब बी इंक्रीज हो जाएगा तो जब हम किसी सबस्टेंस को उसमें रखेंगे तो उसमें जो मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी ना, वो भी क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। तो हम यहां पे कहते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। तो यहां पे हमने रिलेशन निकाल दी, H इज इक्वल टू एन इंटू आई, वेयर H इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के पास कितनी कैपेबिलिटी है कि वो एक सबस्टेंस को क्या करे? मैग्नेटाइज करे। समझ में आ रहा है? द कैपेबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस टू मैग्नेटाइज, the capability of a magnetic field to magnetize the substance। उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है? जितने उसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा होगी वो मैग्नेटाइज उतना ही ज्यादा करेगा। और इसके बाद हमने देखा कि जितना भी का वैल्यू इंक्रीज होता है, एच का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर एच का वैल्यू अब कम हो रहा है, कब कम हो रहा है? जब उनके बीच में क्या आ जाएगा? फ्री स्पेस आ जाएगी, या जब उनके बीच में मीडियम आ जाएगा, तो उतने टाइम्स वो कम हो जाएगी। तो हम यहां से एच का ही और एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एच का ही वैल्यू अगर हम यहां से निकाल सकते हैं तो एच इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। एच इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो जितना म्यू नॉट का वैल्यू कम होगा उतना ही एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो अब अगर एच को कोई कम करता है तो वो कौन करता है? म्यू नॉट मीन्स द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब परमिएबिलिटी और परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी हमने पढ़ा है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां पे भी हम कहते हैं कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम। और यहां पे भी हम कहते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी को हम वहां पे कहते हैं कि इट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, और परमिएबिलिटी को हम कहते हैं इट इज रिलेटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी पे अलग से एक लेक्चर में बनाऊंगा। शायद मैंने परमिटिविटी पे लेक्चर एक बनाया है, तो इसके बाद अगर आपको परमिटिविटी या परमिएबिलिटी में अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं उस पर एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। ये समझ में आ गया है? तो दिस इज ऑल अबाउट द बी एंड एच। अब बी क्या है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और इसके बाद हम लेते हैं एच। एच क्या है? दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। समझ में आ गया? तो उनके बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को भी हमने देखा। वो वाले रिलेशन किसके बराबर आ गई है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और एच किसके बराबर आ गए हैं? एन इंटू आई। यहां हम करेंगे कि एच इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ये समझ में आ गया है? अब इसके बाद हम अगली एक टर्म को लेते हैं, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम डिनोट करते हैं आई से। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, ये क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब आई क्या है? आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ गया? तो आई क्या है? अब आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है वो हम देख लेंगे। अब हमको अगली टर्म जो लेनी है दैट इज आई, और आई को हम कहते हैं दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एच क्या था?
एच को हमने देखा कि वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? तो हमने पिछली क्लास में देखा, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो उसके साथ एसोसिएट होती है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये जो जब इलेक्ट्रॉन्स हम यहां जब हम एटम लेते हैं तो एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। तो अगर उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है, मींस हर किसी इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वाला एक कोई एटम लिया है, तो जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन अब मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन की जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ये, उसकी डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ, और दूसरा उसमें ऐसे रोटेट करता है कि उसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ गई है नीचे। तीसरा ऐसे मूव करता है कि उसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहां आ गई, और चौथा ऐसे मूव करता है कि उसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आ गई, और पांचवा ऐसे मूव करता है कि उसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहां आ गई। अब डाइपोल मोमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स को हम जोड़ लेते हैं, कैसे, वेक्टरली हम जोड़ लेते हैं। तो मैंने यहां पे कहा आपसे कि अगर मैंने एक सबस्टेंस लिया है या मैंने एक एटम लिया है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं अपने ऑर्बिट्स में, तो एक जो है ना उसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, दूसरा जो है उसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तीसरा जो है उसके ये है, चौथा जो है उसकी ये है, और पांचवा जो है उसकी ये है। अब डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर्स को हम जोड़ लेते हैं, कैसे, वेक्टरली, बाय यूजिंग द वेक्टर एडिशंस। और अगर ये वाला वेक्टर है इधर इस वाली डायरेक्शन में और ये भी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन में, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो हर एक के पास चार्ज क्या होगा, सेम, मास भी क्या होगा, सेम, मींस डाइपोल मोमेंट का क्या वैल्यू भी क्या होगा, सेम। अगर यहां पे इसका वैल्यू है 2, ये ऊपर की तरफ है, तो इसका वैल्यू भी है 2, मगर कहां की तरफ, नीचे की तरफ। तो अगर मैं इनको वेक्टरली जोड़ लूं तो वेक्टर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन गेट कैंसल, मींस कि ये इसको कैंसिल करेगा और ये इसको कैंसिल करेगा, और यहां पे जो इसकी डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट बची है वो बस इसकी होगी। तो ऐसे एटम्स में जो हम डाइपोल मोमेंट लेते हैं ना, वो डाइपोल मोमेंट m नहीं लेते हैं, बल्कि हम वहां पे लेते हैं m नेट। क्या लेते हैं, m नेट। अब हमको मालूम है कि जब भी हम कोई भी एटम लेते हैं या जब हमने किसी भी कोई सबस्टेंस लिया है या कोई भी अगर हमने कोई बड़ा ऑब्जेक्ट लिया है और उसमें हमने देखा कि डाइपोल मोमेंट कितनी है, हम वहां पे लेते हैं नेट डाइपोल मोमेंट। अब उसमें नेट डाइपोल मोमेंट क्यों हम लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनकी वजह से जो उसमें डाइपोल मोमेंट होगी, कोई ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी डाइपोल मोमेंट किसी दूसरे डाइपोल मोमेंट के साथ क्या हुई होगी, कैंसिल हुई होगी, इसीलिए हम वहां पे क्या लेते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट। अब मान लो कि मैंने यहां पे एक सबस्टेंस लिया है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सबस्टेंस लिया, और इसके बाद मैंने दूसरा एक लिया है, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये मैंने दूसरा लिया है। अब मैं देखता हूं कि ये वाला जो है ना, मैंने इसमें भी डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर दी, मैंने नेट डाइपोल मोमेंट मैंने इसमें कैलकुलेट कर दी। फॉर एग्जांपल उस डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो है ना, उस डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आ गया है मुझे 15, यानी इसमें नेट डाइपोल मोमेंट, इतना बड़ा सबस्टेंस मैंने लिया है या इतना बड़ा कोई मटेरियल मैंने लिया है, उस मटेरियल में जब मैंने नेट डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर दिया है वो आ गया है फॉर एग्जांपल 15, और इस वाले जब मैंने कैलकुलेट कर दिया है नेट डाइपोल मोमेंट, वो आ गया है 10। अब किसके पास डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा है, तो पहले हम कहेंगे कि ये जो हम देखते यहां पे है, कंपैरिजन जो हमने किया है ये सही कंपैरिजन नहीं है। क्यों सही नहीं है, अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है कि किसमें नेट डाइपोल मोमेंट किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो मुझे दोनों का ये वाली जो ये चीज है, ये कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो वॉल्यूम इनका है या लेंथ जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ या वॉल्यूम अगर हम लेंगे तो इन दोनों का वॉल्यूम मुझे क्या लेना था, सेम। तो मुझे लेना था कि अगर मैं इसका भी यूनिट वॉल्यूम लूं और इसका भी यूनिट वॉल्यूम लूं, मैं कहूंगा कि इसके यूनिट वॉल्यूम में कितनी डाइपोल मोमेंट बची, इसके यूनिट वॉल्यूम में कितनी डाइपोल मोमेंट बची। तब अगर इसके अंदर 5 बचती, इसके अंदर 2 ही बचती, मैं कहता ना कि इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ये समझ में आ गया, फिर एक बार समझने की कोशिश करना।
तो हमने कहा कि जो एक सबस्टेंस होता है या जो एटम्स होते हैं, जब एटम्स मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जब हमने कोई भी बड़ा सबस्टेंस लिया है, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में घूमते होंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो उनके साथ एसोसिएट क्या होगी, नेट डाइपोल मोमेंट। अब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है कि उसकी डाइपोल मोमेंट इधर, दूसरे की इधर, तीसरे की इधर, चौथे की इधर, पांचवें की इधर, छठे की इधर, सातवां इधर है। अब अगर ये 6 जो है ना, जो अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टरली ऐड हो जाएंगे, तो अब जो ये नेट डाइपोल मोमेंट इसमें बच गई है ना, वो इस डायरेक्शन में। अगर वो इस डायरेक्शन में है तो इसकी नेट डाइपोल मोमेंट इस वाले डायरेक्शन में। बाकी ने क्या किया है, खुद को कैंसिल कर दिया। अब मैंने ये वाला सबस्टेंस लिया और इसके साइड में ये वाला सबस्टेंस लिया है, तो दोनों का जो साइज है वो दोनों का साइज सेम नहीं है। मैंने देखा इसमें नेट डाइपोल मोमेंट आ गई है 15, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट आ गई है 11। अब मैं कहता हूं आपसे कि बता किसमें नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो पहले मुझे कहेगा ना कि पहले इनका जो वॉल्यूम है वो सेम रख, या उनकी जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो सेम रख। अब मैंने दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ सेम रखी, या दोनों का वॉल्यूम मैंने अब सेम रखा। अब मैंने देखा कि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट आ गई है 8, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट आ गई है 6। तो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से जो ये नेट डाइपोल मोमेंट ली है उसको हम कहते हैं दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, हम कहेंगे ना कि इट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी नेट डाइपोल मोमेंट होगी। जिसके पास ज्यादा होगी तो हम कहेंगे ना उसके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में फर्क अब आया होगा आपको समझ, कि नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हमने डिनोट किसे कर दिया है, आई से। अब मुझे यहां पे बता आई क्या है, आई का यूनिट क्या होगा, आई का यूनिट होगा नेट डाइपोल मोमेंट। तो नेट को छोड़ दो, डाइपोल मोमेंट ही है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो स्क्वायर एक और कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बस एक बचेगा, दैट इज एम्पियर मीटर इज द यूनिट ऑफ किसका, इट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई होप कि आपको यह समझ आया होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में 2 सबस्टेंस मैंने लिए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरह इसी तरह हम डे टू डे लाइफ में भी एक एग्जांपल देते थे, बताओ कॉटन भारी होते हैं या आयरन। तो मैक्सिमम टाइम्स हम ये जो छोटे बच्चों को जब हम बोलते हैं वो बोलते थे कि आयरन। उसके बाद हम उनको कहते थे अगर मैं 1 किलो आयरन का लूंगा और 1 किलो कॉटन का लूंगा, रुई का लूंगा, तो कौन ज्यादा भारी होगा, वो कहते थे आयरन। मगर अब अगर कॉटन आयरन जो है, आयरन भारी है किससे, कॉटन से। मगर अगर मैं लूंगा कि इसका भी 1 kg उसका भी 1 kg, तो केजी जब मैंने लिया है ना, अब यहां का अब जो बैलेंस है, बैलेंस में जो ये वाला पलड़ा है वो भी उतना ही नीचे जाएगा, ये वाला भी उतना ही नीचे जाएगा। इसका मतलब है दोनों का क्या आ गया है, सेम। तो अब दोनों का मैंने एक सेम कर दिया, और वो सेम क्या मैंने कर दिया है, दोनों का मैंने वॉल्यूम सेम कर दिया। समझ में आया, या दोनों का मास मैंने सेम कर दिया, वॉल्यूम नहीं, दोनों का मास मैंने सेम कर दिया। इसको भी मैंने 1 बना दिया, इसको भी मैंने 1 बना दिया है। भले इसका वॉल्यूम अलग है, अब उसका वॉल्यूम अलग है, मगर मैंने अब दोनों का एक सेम बना दिया है। तो मैं कहूंगा ना कि दोनों का वॉल्यूम मास अब मैंने सेम रखा है। समझ में आ रहा है। इसी तरह मैंने इस वाले सबस्टेंस और इस वाले सबस्टेंस को दोनों को मैंने जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो ये भी मैग्नेटाइज हो गया है, ये भी मैग्नेटाइज हो गया है। मींस इसमें भी डाइपोल मोमेंट आ गई है, नेट डाइपोल मोमेंट, इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट आ गई है। अब कितने, इसमें 15 आ गई थी, इसमें 10 आ गई थी, मगर जब मैंने यूनिट वॉल्यूम लिया है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हमने नाम क्या दिया है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये समझ में आ गया। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम डिनोट किसे करते हैं, आई से, और इसका यूनिट जो है ना, वो यूनिट क्या बन जाएगा, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। अब इसके बाद अगली टर्म आ जाती है, दैट इज ससेप्टिबिलिटी, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। और यही ससेप्टिबिलिटी वाली टर्म जो है, ससेप्टिबिलिटी वाली जो टर्म है, इसको हमने वहां पे भी देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इसको हम डिनोट करते हैं काई से, या इसको हम बोलते हैं चाई। ये ऐसे लिखा जाता है, ये x, और x में ये वाले जो साइड, ये टांग जो है इसको खींचना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है ऐसे x,
और ये एक्स नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। और ससेप्ट ये जो एक्स लाइक शेप जो है इसको हम बोलते हैं काई, या इसको हम बोलते हैं चाई। अब ससेप्टिबिलिटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है? तो ससेप्टिबिलिटी क्या है? अब देखो, आज भी ये वर्ड बहुत ज्यादा आम है। तो हम कहते हैं कि छोटे बच्चों को आज बाहर मत ले जाओ। क्यों? क्योंकि आज हम कहते हैं कि या डॉक्टर एसोसिएशन भी आजकल यही बातें बोलते रहते हैं कि बूढ़ों को बाहर मत ले जाओ, या बूढ़ों को कहो कि वो अंदर बैठे, छोटे बच्चों को भी कहो कि वो अंदर बैठे। क्यों? दे आर मोर ससेप्टेबल टू कोरोना, यानी उनको ज्यादा चांसेस है किसके हो जाने के, कोरोना हो जाने के। तो अगर ससेप्टेबल का मतलब ये है कि कौन कितना, किसको ज्यादा चांस है ये होने के। अब अगर मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक सबस्टेंस को रखा है, दोनों को मुझे मैग्नेटाइज करना है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का अब काम ही है कि वो या फोर्स लगे या वो क्या करे, मैग्नेटाइज करे। अब मैंने एक ही फील्ड रखा है और मैंने इसमें एक सबस्टेंस को रखा है, फॉर एग्जांपल ये वाला सबस्टेंस, ए सबस्टेंस को मैंने रखा, ए सबस्टेंस को, इसी फील्ड में मैंने ए सबस्टेंस को रखा। और जब मैंने इसको बाहर निकाला ना, तो मैंने देखा कि ये मैग्नेटाइज हो गया है 20%। ये मैग्नेटाइज हो गया है कितना, 20%। तो अगर ये मैग्नेटाइज हो गए हैं 20%, और अब मैंने इसके बाद दूसरा सबस्टेंस लिया है, बी सबस्टेंस जब मैंने लिया है, बी सबस्टेंस को मैंने इसी फील्ड में रखा है, फील्ड का वैल्यू मैंने चेंज नहीं किया है। तो जब मैंने बी सबस्टेंस को इसी में रखा, तो मैंने देखा कि ये वाला जो सबस्टेंस है ये हो गया है मैग्नेटाइज, सपोज ये हो गए हैं मैग्नेटाइज 40%। ये मैग्नेटाइज कितना हो गया, 40%। फील्ड मैंने सेम रखा, दो सबस्टेंस को लिया, एक को मैंने देखा कि वो मैग्नेटाइज हो गया है कितना, 20%, और दूसरे को मैंने देखा कि वो मैग्नेटाइज हो गया है कितना, 40%। तो अगर ये मैग्नेटाइज हो गया 20%, ये मैग्नेटाइज हो गया है 40%, तो मैग्नेटिज्म की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि ये जो 40% वाला है ना, ये दिस इज मोर ससेप्टेबल, दिस इज मोर ससेप्टेबल, कि ये इसमें ज्यादा ये है ससेप्टिबिलिटी है, या इसमें जो एटम्स हैं वो ज्यादा अलाइन करते हैं, या उनमें जो मैग्नेटिज्म आता है उनमें मैग्नेटिज्म लेने की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा है, कि वो चाहते ही थे कि हम क्या बने, मैग्नेट बने। इसलिए हम कहेंगे कि दे आर मोर ससेप्टेबल टू मैग्नेटिज्म। तो उनके पास, अब हम क्या कहेंगे, उनके पास ज्यादा क्या, उनके पास ज्यादा होता है क्या, ससेप्टिबिलिटी। अब जब हमने इसमें एक और सबस्टेंस को रखा है, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने सी टाइप सबस्टेंस को रखा है, तो सी टाइप सबस्टेंस को मैंने देखा कि उसमें जो मैग्नेटिज्म आ गया है वो 100% या 90%, 100% नहीं, 90% आ गया है। तो अगर उसमें 90% आ गया है, तो इसका मतलब है ना कि इनमें से सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म बनाने या मैग्नेटिज्म को लेने की ताकत किसमें ज्यादा थी, तो मैं कहूंगा ना कि वो सी वाले को। तो अब मैं कहूंगा कि दिस सी टाइप सबस्टेंस वर मोर ससेप्टेबल, वाज मोर ससेप्टेबल। यानी कि इनमें से किसके पास ज्यादा ताकत है कि वो मैग्नेट जैसा बिहेव करे या मैग्नेट बन जाए, तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिज्म की लैंग्वेज में उसका काई क्या है, या उसका चाई का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो अगर किसी के काई का वैल्यू कम होगा, इसका मतलब है कि जब हम उसको मैग्नेटिज्म में रखेंगे तो वो मैग्नेट नहीं बनेगा। अगर उसका वैल्यू कम है तो वो मैग्नेट नहीं बनेगा, वो प्रेफर नहीं करेगा कि वो मैग्नेट बन जाए। अगर मैंने अब दो सबस्टेंस को लिया, एक मैंने लिया है फॉर एग्जांपल ये मैंने लकड़ी ली है, और इसके बाद मैंने आयरन लिया है, तो दोनों में एटम्स है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोनों को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसके बाद मैंने जब इसको बाहर निकाला, मैं थोड़ा देखता हूं कि इसमें मैग्नेटिज्म आ गया, मगर इसमें मैग्नेटिज्म नहीं आ गया। अगर इसमें मैग्नेटिज्म नहीं आ गया है तो मीन्स ये मैग्नेटाइज नहीं हो गया, ये मैग्नेटाइज हो गया है। अगर ये मैग्नेटाइज हो गया, ये नहीं हो, तो मैं कहूंगा ना कि आयरन इज मोर ससेप्टेबल, आयरन इज मोर ससेप्टेबल। अब हम इस काई की रिलेशन को जब हम निकालते हैं तो हम कहते हैं कि काई जो है ना, काई क्या होता है, काई इज, इट इज द रेशियो ऑफ आई डिवाइडेड बाय एच। आई क्या है, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं यहां पे ऐसे देख लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लूं तो I इज इक्वल टू काई टाइम्स एच। अब काई जो है, काई फॉर द सबस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, तो I है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, मीन्स कि जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी, ज्यादा।
उतनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी, ज्यादा। तो अब ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो जब उसके बाद जब हमने यहां पे कांस्टेंट लाए तो कांस्टेंट आ गया है काई, काई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एच, आई डिवाइडेड बाई एच। अब आई क्या है, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैं कहूंगा ना कि ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये समझ में आ गया है। तो दिस इज द टर्म ससेप्टिबिलिटी। अब हमने पहली टर्म को देखा है कि पहली टर्म हमने इसमें पढ़ा है एच, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। एंड नंबर सेकंड टर्म हमने पढ़ी है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम डिनोट करते हैं किसी आई से, आई ये क्या है, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इसके बाद हमने देखा है तीसरी टर्म दैट इज ससेप्टिबिलिटी, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी हमने कहा कि कौन सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटिज्म को अपने अंदर लेगा या किसके पास ज्यादा ताकत है कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे या मैग्नेट बन जाए, तो उसको हम कहेंगे कि वो मोर ससेप्टेबल है। तो ससेप्टिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं किसे, काई से। और काई की जो रिलेशन है काई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एच। और ये जो है ना इसको हम कहते हैं दिस इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक नहीं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब इनके बीच में एक रिलेशन है, अब इनके बीच में क्या है, एक रिलेशन है। और उस रिलेशन को अब हम डिराइव कर देंगे। ये समझ में आ गया आपको। अब हमको रिलेशन ढूंढनी है, रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, यानी रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक या परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव हम लेंगे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। अब इनके बीच में हमको रिलेशन निकालनी है। तो आप यहां पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। मान लो यहां पे मैंने एक कॉइल को लिया है, यहां सोलेनोइड को मैंने लिया है, क्योंकि सोलेनोइड एक्ट्स एज बार मैग्नेट, सोलेनोइड एक्ट्स एज बार मैग्नेट। क्योंकि इसमें जिस साइड में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी तो दैट विल एक्ट एज नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलेगी तो दैट विल एक्ट एज साउथ पोल। अब वो हमने डिस्कस कर दिया है। मान लो कि यहां पे अगर मैंने यहां पे ऐसे करंट, इस डायरेक्शन में करंट चल रही है, तो अगर इस डायरेक्शन में करंट चल रही है तो करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये अगर मैं यहां पे लूंगा फॉर एग्जांपल, आप इमेजिन कर दो ये मैंने एक कॉइल ली है, ये मैंने इसी सोलेनोइड की एक कॉइल ली और इस कॉइल में करंट ऐसे आ रही है। अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे करंट ऐसे ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर कहां होगा, अंदर की तरफ, बाय द राइट हैंड कर्व रूल। और अगर मैं यहां पे देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, अंदर की तरफ। यानी आप इमेजिन कर दो कि ये मैंने एक कॉइल को लिया है, अगर मैंने ये कॉइल को लिया है फॉर एग्जांपल, ये मान लो ये कॉइल का एक साइड मैंने ली, ऐसे मैंने कॉइल ली, एक कॉइल इसमें ली है। अब इसमें करंट ऐसे चल रही है, अगर इसमें करंट ऐसे चल रही है तो बता यहां पे करंट ऐसे, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ होगा, अंदर की तरफ, मींस यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। अब यहां पे करंट ऐसे आ रही है तो जब मैं यहां पे जाऊं तो ऐसे मैं देखूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी अंदर की तरफ होगा। इधर करंट नीचे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर कहां होगा, अंदर की तरफ। और यहां पे मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड फिर कहां होगा, अंदर की तरफ। ये समझ में आ रहा है। मींस कि इस कॉइल के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर मैं वहां पे किसी भी सबस्टेंस को रखूंगा तो यहां उस पर फोर्स लगेगा, यहां क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। अब मुझे फोर्स नहीं लगाना, मुझे मैग्नेटाइज उसको करना है। तो अगर मैं अब यहां पे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सबस्टेंस लिया है और इस सबस्टेंस को मैंने इसके अंदर रखा, एक मटेरियल मैंने लिया है और इस मटेरियल को मैंने इसके अंदर रखा है। जब मैंने इसको इसके अंदर रखा है तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और मैग्नेटाइज होने की वजह से इसके पास भी क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब एक फील्ड नहीं होगा, कितने फील्ड होंगे, दो। एक फील्ड जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने बनाया, यानी जो बाहर वाले ने बनाया, और दूसरा जो इसके अंदर यानी खुद के एटम्स ने बनाया है। समझने की कोशिश करना। ये जो मैंने यहां पे कॉइल ली है, इस कॉइल के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसके बाद दूसरी कॉइल, उसके भी अंदर,
तीसरी कॉइल उस पे भी अंदर, चौथी कॉइल उसमें भी अंदर, पांचवी कॉइल उसके भी अंदर, मींस कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया किसने? ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया ना कॉइल ने। ये समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर मैंने एक सबस्टेंस को रखा है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने आयरन को रखा या स्टील को रखा, या स्टील की कोई एलॉय मैंने ली है, तो उसको मैंने जब इसके अंदर रखा है ना, तो मैंने देखा कि ये जो एलॉय है ना, या ये जो मटेरियल मैंने इसके अंदर रखा है, तो ये भी मैग्नेटाइज हो गया। अगर ये मैग्नेटाइज हो गया है तो मीन्स ये भी एक्ट करेगा ना लाइक ए मैग्नेट। अगर ये भी एक्ट करेगा मैग्नेट की, तो इसका भी क्या बन जाएगा? फील्ड। अब जब हम देखते हैं, बता यहां पे एक ही फील्ड है या यहां पे दो फील्ड है? तो आंसर है यहां पे दो फील्ड है। एक फील्ड बाहर वाले सोलेनॉइड का और दूसरा मैग्नेटाइजिंग सबस्टेंस का। यानी जो मैग्नेटाइज सबस्टेंस हो गया उसका भी फील्ड है। अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना यहां पे, एक होगा इसकी वजह से। तो अगर मैं उस वाले फील्ड को नाम दूंगा ये उसको मैं नाम दूंगा BI, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बाय द मैग्नेटाइजिंग सबस्टेंस, बाय द मैग्नेटाइजिंग सबस्टेंस। यानी आई क्या है? आई इसमें कंडक्ट, इसने इंडक्ट इसमें कर दिया है। तो ये जो कॉइल है, कॉइल ने इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसीलिए मैंने उसको वहां पे नाम दिया था बी मैंने उसको नाम दिया था, बी को हमने नाम दिया था ना मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंडक्ट हो गया है, तो मैं लिखूंगा इस वाले कॉइल, बाहर वाले कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा दैट इज BI, प्लस अब जो ये है सबस्टेंस में भी मैग्नेटाइज हो गया है, वो सबस्टेंस मैग्नेटाइज हो गया तो मींस उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल। तो B अगर अब हम ऐसे लिखेंगे, B इज इक्वल टू, बता B की रिलेशन H के साथ क्या है? तो B की रिलेशन है ना H के साथ μ0 इंटू H, प्लस अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो दैट इज μ0 इंटू I। अब यहां पे H मैंने क्यों लिया है? क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है। ये जो बाहर वाली कॉइल है, बाहर वाली कॉइल ने इस मैग्नेटिक फील्ड जो सबस्टेंस है उसको कितना मैग्नेटाइज कर दिया है, अब अगर ये मैग्नेटाइज हो गए हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? मैग्नेटाइजेशन, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अब इसमें आ जाएगा। ये समझना। इसके साथ मैंने क्या लिया है? μ0 H, और इसके साथ मैंने क्या लिया है? μ0 I। जो पहला वाला है उसके साथ मैंने μ0 H क्यों लिया है? क्योंकि H इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये वाला जो है ना, इससे कॉइल जो है, कॉइल ने अब क्या बनाया है? फील्ड। अब वो फील्ड जो है ना वो क्या करेगा? मैग्नेटाइज करेगा। तो अगर वो मैग्नेटाइज करेगा मींस मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वो H आ जाएगा। अब जो ये सबस्टेंस है वो क्या हो गया? मैग्नेटाइज। अब कितना मैग्नेटाइज हो गया है? यानी उसमें डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आ गई है, यानी मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसमें कितनी आ गई, इसीलिए मैंने क्या लिया है? μ0 I। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा B होगा ना बराबर μ0 को बाहर निकाल दो, ये आ जाएगा H प्लस I। अगर यहां पे देखेंगे B इज इक्वल टू μ0 H प्लस I। अब I क्या है? I इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, H क्या है? H इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और I का वैल्यू अभी हमने देखा, I इज इक्वल टू, तो हमने अभी यहां पर रिलेशन निकाली थी काई की, तो काई किसके बराबर था? काई को हमने कहा था इट वाज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई H, यानी द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं यहां पे I का वैल्यू निकाल दूं तो वो आ जाएगा ना काई इंटू H के बराबर। तो मैं इसी वैल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा, तो B का वैल्यू आ जाएगा μ0 H प्लस I के बजाय मैं अब क्या लिखूंगा? काई इंटू H। ये काई है, H को फिर एक बार बाहर निकाल दो तो B का वैल्यू आ जाएगा μ0 H इंटू 1 प्लस काई। काई क्या है? ससेप्टिबिलिटी। तो अगर हम B को भी देखेंगे, B भी होता है ना बराबर, तो B किसके बराबर होता है? B होता है बराबर B होता है बराबर म्यू इंटू H के बराबर। तो B के बजाय मैं लिखूंगा म्यू इंटू H इज इक्वल टू μ0 H इंटू 1 प्लस काई। तो म्यू डिवाइडेड बाई μ0, H और H क्या हो जाएगा? कैंसल। तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस काई। म्यू डिवाइडेड बाई μ0 जो है दैट इज μr इज इक्वल टू 1 प्लस काई। म्यू आर क्या है? म्यू आर है ना रिलेटिव परमिटिविटी,
ये परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसका मतलब है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, और ये वाला जो मैंने कैलकुलेट कर दिया था वहां पे क्या था, फ्री स्पेस। अब यहां पे b इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, इसका मतलब है यहां पे क्या आ गया है, मीडियम। मीडियम कब आ गया है, जब मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। अब b किसके बराबर आ जाएगा, म्यू इंटू एच, तो म्यू b के बजाय लिखो म्यू इंटू एच, या आप यहां पे लिख सकते हैं म्यू m इंटू एच, म्यू m डिवाइडेड बाई म्यू r। जिस तरह वहां पे देखते थे एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r को हमने नाम क्या दिया था, रिलेटिव परमिटिविटी, और यहां पे आ जाएगा ये रिलेटिव परमिएबिलिटी, और रिलेटिव परमिएबिलिटी को हमने डिनोट किसे कर दिया है, म्यू आर। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, 1 प्लस काई। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। ये समझ में आ गया। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बहुत सारी, यानी जो रिलेशंस हमने यहाँ पे निकाल दी हैं, बहुत सारे रिलेशंस यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। यानी म्यू आर दिया गया है, काई का वैल्यू निकालने तो इस वाले रिलेशन से निकाल सकते हैं। एच दिया गया है, बी दिया गया है, तो काई का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, म्यू नॉट अगर दिया गया है। ये समझ में आ रहा है। काई का वैल्यू दिया गया है, एच का वैल्यू दिया गया है, तो आई का वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड विद मैग्नेटिज्म। तो ये टर्म्स आपको अच्छी तरह से समझनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग टफ नहीं है, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब पहली टर्म जो हमने पढ़ी है यहाँ पे, दैट वाज इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, बहुत ध्यान देके इनको सोचना पड़ता है कि मुझे कौन सा लफ्ज बोलना है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यानी एक फील्ड के पास कितनी ताकत है या कितनी कैपेबिलिटी है उसके पास कि वो एक मटेरियल को क्या करे, मैग्नेटाइज करे। अगर ज्यादा ताकत होगी उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की, तो हम कहेंगे कि उसके पास एच का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अब उसके बाद हमने देखा कि दो मटेरियल्स है, दोनों मटेरियल्स में मैग्नेटाइज हो गए हैं। अब दोनों मटेरियल्स अगर मैग्नेटाइज हो गए तो उसके बाद हमने उनमें कहा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके पास ज्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मींस कि नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब उसके बाद हमने लिया है तीसरी एक टर्म, उसको हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो हमने कहा कि कौन से मटेरियल जो है, अगर दो मटेरियल्स को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया, दूसरा कम हो गया, तो जो ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया है तो हम कहेंगे कि उसमें ससेप्टिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। बाद में हम जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि डोमेन थ्योरी से होता क्या है एक्चुअल में, इनमें क्या होता है, इनमें ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइन कैसे होती है, यानी इनमें नेट डाइपोल मोमेंट किस तरीके से बढ़ जाता है या कैसे कम हो जाता है, वो हम वहां पे देख लेंगे। और इसके बाद हमने अगली टर्म को भी देखा, दैट वाज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी को हमने कहा इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, आप देखो टर्म्स ऊपर नीचे हो रही है, यानी आगे पीछे आ रही है। और इसके बाद हमने इनके बीच में रिलेशन को भी देखा, रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। तो यहां पे आपको समझना है कि यहां पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा बल्कि दो होंगे। एक बाय द इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी, और दूसरा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बाय द सब्सटेंस, जो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब पहले वाले में आ जाएगा म्यू एच, क्योंकि उसने मैग्नेटाइज किया है, मैग्नेटाइज ये हो गया। और दूसरा जो है ना ये, अब अगर ये मैग्नेटाइज हो गया तो इसमें कितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसमें कितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो यहां पे आ गया है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, एंड काई इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी ऑफ, ये काई इज कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी, और म्यू आर इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी। मगर कौन सी परमिएबिलिटी,